नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रही है। ठीक है, इससे पहले सेशन को शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग MCQ कर रहे हैं जेटेट और BPSC 4.0 के लिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए आज का पहला सवाल, which of the following is a direct source of इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। आप लोग को बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दिलाने वाले कौन से स्रोत हैं, वो प्रत्यक्ष स्रोत हैं। आपके पास विकल्प है अर्थक्वेक्स, वेव्स, वोल्केनो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो बताइए कि कौन सा स्रोत जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दिलाने वाले स्रोतों में से। ठीक है, तो आइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ज्वालामुखी। इसका सही आंसर है ज्वालामुखी। ठीक है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्रोत की जहां तक बात करें, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दिलाने वाले स्रोत की जहां तक बात करें तो इस स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में खनन से प्राप्त चट्टान आता है, खनन से प्राप्त चट्टान। इसके अलावे प्रवेधन यानी खुदाई, और यदि खुदाई की बात करें तो सब अभी तक जो है 12 किलोमीटर तक खुदाई किया जा सका है। सबसे ज्यादा अधिकतम गहराई की बात करें तो 12 किलोमीटर तक खुदाई किया गया है। कहाँ पे किया गया है तो कोला क्षेत्र, याद रखिएगा, आर्कटिक के कोला क्षेत्र में। ठीक है, तीसरी जहां तक हम लोग बात करें तो वो है आपका ज्वालामुखी। इसके अलावे ज्वालामुखी। चौथा यदि बात करें तो उल्का पिंड। उल्का पिंड आप लोग सभी जानते होंगे यदि सौरमंडल पढ़े होंगे तो, कि पृथ्वी पर चट्टानों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और फ्रिक्शन के कारण जलना शुरू करते हैं और पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। यदि इनका स्वरूप छोटा होता है तो अंतरिक्ष में ही जलकर खत्म हो जाते हैं और ये जो गिरते हैं और जलना प्रारंभ करते हैं उसको उल्का बोलते हैं। और गिरने की प्रक्रिया जो है याद रखिएगा उल्कापात है, और इसी को शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। और ठोस रूप में जब कभी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उसको उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का पिंड के अवलोकन से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत में, तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत तापमान को शामिल किया जाता है। तापमान की जैसे जैसे धरातल से गहराई पर जाते हैं, सामान्यतः 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की दर जो है ये अलग अलग है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट है आपका दबाव, इसके अलावा घनत्व और भूकंपीय तरंग। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर।
निम्नांकित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन है? तो आपको अप्रत्यक्ष साधन बताना है। अभी अभी आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही स्रोत के बारे में बता दिए हैं, तो यहाँ से आपको बताना है, आंसर देना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है टेम्परेचर, तापमान, माइनिंग, खनन, वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी, ड्रिलिंग, प्रवेधन। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि खनन जो है वो भी प्रत्यक्ष है, ज्वालामुखी भी प्रत्यक्ष स्रोत है, ड्रिलिंग भी, प्रवेधन भी प्रत्यक्ष स्रोत है, लेकिन तापमान जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तापमान होगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि सामान्यतः धरातल से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है, परंतु वृद्धि की दर समान नहीं है। परंतु वृद्धि की दर समान नहीं है, याद रखिएगा। मान लीजिए ये धरातल है, यहां से जाएंगे तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। लेकिन पहला 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रफ्तार से वृद्धि होती है। फिर 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रफ्तार से। इसके अलावे बिलो, इसके नीचे यदि बात करें 300 से नीचे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो इस प्रकार से अलग अलग भाग में अलग अलग तापमान में वृद्धि यह साबित करता है, यह बतलाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, जिसके कारण इसमें अलग अलग जो है तापमान धारण करने की क्षमता है, अलग अलग तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल, आइए अगला सवाल, विच टाइप ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन हैव काउज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन? किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण डेक्कन ट्रैप संरचनाएं बनी है? तो आपको बताना है डेक्कन ट्रैप संरचनाएं किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी है। ऑप्शन है आपके पास सील्ड, कंपोजिट, बाढ़ और काल्डेरा। तो सही आंसर इसका होगा सील्ड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सील्ड। अब जब आप लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्भेदन ये 2 प्रकार का है। एक है केंद्रीय उद्गार वाले, और 6 to 8 का जो सिलेबस है उसमें भूकंप और ज्वालामुखी जो है डिटेल में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो केंद्रीय उद्गार वाले, और दूसरा होता है दरारी उद्गार वाले। याद रखिएगा, केंद्रीय उद्गार वाले जो है इसमें भयंकर विस्फोट और आवाज होता है। भयंकर विस्फोट तथा आवाज है, ये कई प्रकार का होता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो विनाशकारी है वो पिलियन टाइप का है, याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। पिलियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें केंद्रीय उद्गार वाले। अब दूसरा है आपका दरारी उद्भेदन का मतलब ये समझिए कि किसी दरार के माध्यम से, किसी भ्रंश के माध्यम से मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको दरारी उद्भेदन कहा जाता है, और ये शांत प्रकार का होता है, और इससे शील्ड का निर्माण होता है, इससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण इसी से हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रैप शब्द यूज हुआ है। ठीक है, तो ट्रैप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी नुमा आकृति। जब आप भूगर्भिक समय मापनी पढ़े होंगे, ठीक है, या भूगर्भिक
विकास पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि क्रेटेशियस काल में पूरे पृथ्वी पर जो है भारी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ठीक है, और अलग अलग पीरियड में ये उद्गार हुआ है। तो यहाँ पे जो उद्गार है, ज्वालामुखी उद्गार जो है अलग अलग पीरियड में हुआ है, अलग अलग काल में हुआ, जिसके कारण सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण हुआ है। इसी को ट्रैप कहा जाता है, इसीलिए दक्कन ट्रैप, राजमहल ट्रैप आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो ट्रैप का क्षेत्र होता है, ये बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे बेसाल्ट संरचना मिलेगा और बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी पाई जाती है। तो या तो राजमहल का क्षेत्र हो या तो दक्कन का पठार हो, इस सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है तो कपासी मिट्टी कहलाती है। स्थानीय भाषा में इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़े, चलिए। Which of the following substance reaches the earth during a volcanic eruption? निम्नलिखित में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर पहुंचती है? आपको बताना है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या क्या पृथ्वी पर पहुंचता है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर पहुंचता है। आपके पास विकल्प है गैसेस, सल्फर कंपाउंड, सल्फर यौगिक, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन यौगिक और ऑल ऑफ देम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ज्वालामुखी के दौरान कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी पर पहुंचता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम, सभी, ठीक है। इसका आंसर है सभी, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी आपसे सवाल पूछ दिया गया सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जल वाष्प होता है। सबसे ज्यादा 60 से 90% जो है ज्वालामुखी के दौरान जलवाष्प निकलता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसके अलावे कार्बन का कंटेंट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो याद रखिएगा ये सभी पदार्थ जो है ज्वालामुखी के दौरान धरातल पर पहुंचते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, द करेंट दैट आर द फॉर्म्ड इन द मेंटल ऑफ द अर्थ आर क्लासिफाइड एज। आपको बताना है कि पृथ्वी के मेंटल में बनने वाली धाराओं को वर्गीकृत किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मध्यवर्ती परत है उसको मेंटल कहा जाता है, और यहाँ पे बनने वाली धाराएं हैं उसको क्या कहते हैं। आपके पास विकल्प है कन्वेक्शनल करेंट, संवहनीय धारा, कॉन्टिनेंटल करेंट्स, महाद्वीपीय धाराएं, ओशनिक करेंट्स, महासागरीय धाराएं और ड्रिफ्ट करंट, प्रवाह धाराएं। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा। मेंटल में बनने वाली धाराओं को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर है कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धाराएं, ठीक है। संवहनीय धाराएं धरातल के आंतरिक भाग में जहां से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, जहां से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा उष्मा का निर्माण यहाँ पे होता है। उष्मा का निर्माण का कारण क्या है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का टूटना, ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का टूटना, और यहाँ पे उष्मा की उत्पत्ति होती है और ये उष्मा जो है इस प्रकार से संवहनीय धारा के रूप में चलती है और हीट को ट्रांसफर करते रहता है। धरातल पर जब ये पहुंचती है इस पे धक्का लगाती हुई चलती है, ठीक है, और जब ये सरफेस कमजोर होता है तो इसको तोड़ करके बाहर निकलती है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। जब ये सरफेस जो है सतह ये कठोर होगा, मजबूत होगा, दृढ़ होगा, तो यहीं पे वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण जो है भूकंप आएगा। तो संवहनीय धारा सिद्धांत होम्स महोदय के द्वारा दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। होम्स महोदय के द्वारा संवहनीय धारा सिद्धांत दिया गया था। तो याद रखिएगा मेंटल में बनने वाली जो धाराएं हैं उसको संवहनीय धारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आइए छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक्स वेव्स काउज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन रॉक्स। आपको बताना है भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। आपको बताना है कि कौन सी जो भूकंपीय तरंग है वो चट्टानों में एक्सपेंशन है ना, फैलाव या कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन लाती है। आपके पास विकल्प है पी वेव्स, पी तरंग, एस वेव्स, एस तरंग, सरफेस वेव,
धरातलीय तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भूकंप के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा किस रूप में होती है? तो प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में होती है। इस क्वेश्चन की जहां तक बात करें तो इसका सही आंसर होगा पी वेव्स। पी वेव्स के कारण चट्टानों में संकुचन और फैलाव दोनों होता है। याद रखिएगा, तो भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो याद रखिएगा प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। इसके अलावे इस ऊर्जा के कारण तरंग की उत्पत्ति होती है। इस ऊर्जा के कारण तरंग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और भूकंप के दौरान निकलने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। तरंग 3 प्रकार का है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स याद रखिएगा, पी वेव्स प्राथमिक तरंग है, सबसे पहले उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। सबसे अधिक इसका स्पीड है, पी वेव्स का गति सबसे अधिक है, गति अधिक है। और जिसका गति अधिक होगा तीव्रता कम होगा। गति अधिक होगा इंटेंसिटी कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसका गति अधिक होगा उसका इंटेंसिटी कम होगा। आप लोग बोलते हुए भी सुने होंगे कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ठीक है, जो ज्यादा बोलता है उसका काम कम होता है, जो कम बोलता है वो काम ज्यादा करता है। उसी प्रकार से जिसका गति होगा उसका तीव्रता कम होगा। ठीक है, और पी वेव्स याद रखिएगा, पी वेव्स ध्वनि तरंग के जैसा काम करता है, ध्वनि तरंग। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार से काम करता है ध्वनि तरंग। इसके अलावा पी वेव्स जो है तीनों माध्यम से, ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यम से गुजर सकता है। लेकिन ठोस में स्पीड अधिक है, ठोस में गति अधिक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एस वेव्स याद रखिएगा केवल ठोस से होकर गुजरता है, केवल ठोस से होकर गुजर सकता है। और एल वेव्स जो है सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है। और याद रखिएगा एल वेव्स का स्पीड कम है, इसकी जो गति है वो कम है लेकिन तीव्रता अधिक है, तीव्रता अधिक है। याद रखिएगा, तो जिसका गति ज्यादा होगा तीव्रता कम है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा है? एल वेव्स है। यहां से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 3 4 5 सवाल यहां से बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। द अपर पार्ट ऑफ वोल्केनो फ्रॉम वेयर लावा कम्स आउट इज कॉल्ड। आपको बताना है ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है क्या कहलाता है? आपके पास विकल्प है फनल, ट्रफ, गर्त, क्रेटर, काल्डेरा। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी की संरचना हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से, और ये है आपका ज्वालामुखी का मुख। इसके माध्यम से यहां, और ये सब पाइप है, ये सब पाइप है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से विभिन्न पदार्थ निकलता है। तो ये जो मुख है जहां से निकलता है इसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का जो विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप, उसी को काल्डेरा बोलते हैं। क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा बोलते हैं। तो ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्रेटर कहलाता है। कभी कभी इसका विस्तार होता है। ठीक है, जब क्रेटर का विस्तार होता है तो काल्डेरा कहते हैं इसको। तो काल्डेरा याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्रेटर के विस्तृत रूप को कहा जाता है, क्रेटर के विस्तृत रूप को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। याद रखिएगा कभी कभी क्रेटर या काल्डेरा में धसाव की प्रक्रिया होती है, ये धंस जाता है। इसके अलावे इसमें जब वर्षा का जल जमा हो जाता है तो झील का निर्माण होता है, इसी को क्रेटर झील या काल्डेरा झील बोलते हैं। उदाहरण के रूप में क्रेटर या काल्डेरा झील का उदाहरण है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर लेक का उदाहरण है? तो लोनार झील को आप लोग को ध्यान में रखना है, लोनार झील को आप लोग को ध्यान में रखना है कि लोनार झील से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वेव मूव्स फास्टर एंड अराइव एट द सरफेस। कौन सी तरंग अधिक तेजी से चलती है और सतह पर पहुंचती है? आपको बताना है कि सबसे तेज कौन सी तरंग है और सतह पर पहुंचती है। आपके पास विकल्प है पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पी वेव्स। सही आंसर क्या होगा? पी वेव्स।
अभी अभी आपको बताए थे पी वेव्स की गति अधिक है, गति अधिक है, तीव्रता कम है। गति अधिक है, तीव्रता कम है। गति कितना है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे अधिक गति पी वेव्स का है, सबसे पहले उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठोस, तरल, गैस तीनों ही माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन पी वेव्स की गति जो है ठोस में अधिक है। एस वेव्स जिसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है, एस वेव्स को द्वितीयक तरंग कहा जाता है, पी वेव्स के बाद पहुंचता है, केवल ठोस से गुजर सकता है, केवल ठोस से गुजरता है। ठीक है, एस वेव्स का स्पीड एल वेव से अधिक होता है। ठीक है, पी वेव से कम और एल वेव से अधिक होता है। एल वेव्स सबसे कम गति है, सबसे कम गति याद रखिएगा, सबसे कम गति एल वेव्स का है। इसके अलावे तीव्रता सबसे अधिक है, तीव्रता सबसे अधिक है, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा विनाशकारी है। एल वेव्स सबसे ज्यादा विनाशकारी है, विनाशकारी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा पी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स जो है वो सबसे अधिक तीव्र है, अधिक तेज है, लेकिन इंटेंसिटी इसका कम है। कितना स्पीड है तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है। आपको बताना है हिमालय के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है। आपके पास विकल्प है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 65 किलोमीटर। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। हिमालय के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई, क्रस्ट की मोटाई कितनी है। तो सही आंसर है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। याद रखिएगा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़े होंगे तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल और कोर। ठीक है, याद रखिएगा इसकी जो औसत गहराई है क्रस्ट की वो 33 किलोमीटर है। क्रस्ट की औसत गहराई 33 किलोमीटर है, लेकिन महाद्वीपीय भाग में अधिक है। महाद्वीपीय भाग में 40 किलोमीटर है और महासागरीय भाग में ये 5 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब महाद्वीपीय भाग में ऊंचाई होने का कारण क्या है, यहाँ पे पर्वत पाया जाता है तो ज्यादा ऊंचा है। महासागरीय भाग में इसकी जो गहराई है या मोटाई है वो कम है। तो कितना है 5 से 10 किलोमीटर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिमालय के क्षेत्र में कितना है, तो हिमालय के क्षेत्र में 70 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से भी सवाल बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो महाद्वीपीय भाग में कितना है, महासागरीय भाग में कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ getting reliable information about the internal structure of the earth is। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है। ठीक है, आपके पास विकल्प है सिस्मोलॉजी, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो बताइए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे रिलायबल स्रोत, ठीक है, सबसे विश्वसनीय जानकारी का स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सिस्मोलॉजी। इसका सही आंसर होगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है, तो भूकंपों के वैज्ञानिक अध्ययन को, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे निकलती है और इस तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे, क्योंकि पी वेव्स की विशेषता क्या है कि यह ठोस, तरल, गैस और तीनों ही माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन ठोस में स्पीड ज्यादा है। यानी पी वेव्स जब गुजर रहा है
धरातल के आंतरिक भाग से ऊपर जब पहुंच रहा है, उसका सिस्मोग्राफ के द्वारा जब रीडिंग किया जा रहा है, तो ऐसा पता चला है कि ठोस में इसका स्पीड ज्यादा है, द्रव्य में कम है और गैस में भी कम है, यानी ठोस में ज्यादा है। जब ये गति कर रहा है तो जहां पे इसका स्पीड ज्यादा है इसका मतलब ठोस है, जहां पे स्पीड कम हो गया पी वेव्स का इसका मतलब वो ठोस नहीं है। तो इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा एस वेव्स की बात करें, द्वितीयक तरंग की बात करें, तो द्वितीयक तरंग की विशेषता केवल ठोस से होकर गुजर सकता है और अन्य माध्यम में यह अदृश्य हो जाएगा। तो जहां पे एस वेव्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, संचरण कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ठोस है। जहां पे नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब वो ठोस नहीं है, कोई अन्य पदार्थ का बना है, अन्य मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूकंपीय तरंग जो है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए, व्हाट इज द प्लेन इन द अर्थ क्रस्ट वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट कॉल्ड? भूगर्भ में जिस स्थान, ठीक है, व्हाट इज द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट्स कॉल्ड? भूकंप या भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि भूगर्भ में जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको फोकस कहा जाता है। ठीक है, जहां पे धरातल के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहा जाता है और धरातल पर सबसे पहले जहां पहुंचता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है, तो भूकंप केंद्र कहलाता है। देखिए, भूकंप सेंटर, ठीक है, भूकंप केंद्र कहलाता है, फोकस कहलाता है। और फोकस को ही हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थक्वेक इज विच टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर? भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? आपको बताना है कि भूकंप जो है किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। आपके पास विकल्प है एटमॉस्फेरिक, आपके पास विकल्प है एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, भौमिक, एक्वेटिक, जलीय, बायोस्फेरिक। तो बताइए कि भूकंप जो है किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर होगा भौमिक, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, भूकंप जो है वो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है, भौमिक आपदा है। ठीक है, इसके अलावे जो भूकंप जल भाग में आता है उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, जलीय भाग में आने वाले भूकंप, सुनामी याद रखिएगा, सुनामी। जलीय भाग में आने वाले भूकंप, जलीय भाग में आने वाले भूकंप जिससे भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, सुनामी कहलाता है। याद रखिएगा, ये सुनामी है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? आपको बताना है कि कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है। आपके पास विकल्प है अपर एंड मिडिल मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, मेंटल एंड कोर। तो आप बताइए कि कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है। विच वन ऑफ डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? तो सही आंसर है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ठीक है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसकी जो मोटाई है या गहराई है 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है, 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है लिथोस्फीयर की गहराई। तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल को शामिल किया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 14 नंबर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट? आपको क्रस्ट का थिकनेस बताना है, भूपर्पट्टी की मोटाई बताना है। आपके पास विकल्प है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
अभी अभी आपको बता दिए हैं कि भूपरपट्टी की मोटाई कितनी थी, तो 100 से 200 किलोमीटर। ठीक है, भूपरपट्टी स्थल मंडल की जो मोटाई थी वो 100 से 200 किलोमीटर थी। ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, which of the following part of the earth has the highest density? निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? आपको बताना है सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परत आप लोग पढ़े होंगे, आधुनिक मत के अनुसार 3 परत है। कौन कौन सा 3 परत है ये ध्यान दीजिएगा। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। और इसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है। निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? आपके पास विकल्प है मेंटल, परपट्टी, बाह्य कोर, आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो सही आंसर होगा आंतरिक कोर। ठीक है, सही आंसर डी होगा आंतरिक कोर। आंतरिक कोर याद रखिएगा। कोर का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कोर का डेंसिटी ज्यादा है, 11 से 13 की ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और बाह्य कोर का कम है, लेकिन इनर कोर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनर कोर का सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा घनत्व कोर का है। ठीक है, इनर कोर का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज नोन एज, मेंटल के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। आपको बताना है मेंटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है एस्थेनोस्फेयर, क्रस्ट, लिथोस्फेयर और फोसिल स्फेयर। तो बताइए कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, इसका हिंदी होता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। यहाँ पर चट्टाने जो है वो अर्धद्रवित अवस्था में, अर्धद्रवित अवस्था में है। ठीक है, इसकी जो गहराई है या मोटाई याद रखिएगा 400 किलोमीटर है। मोटाई 400 किलोमीटर है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है दुर्बलता मंडल की मोटाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर है। अब दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंग की गति कम होती है। यहाँ भूकंपीय तरंग की गति कम हो जाती है। गति कम हो जाती है, अतः इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं, लो वेलोसिटी कहते हैं। निम्न गति का मंडल, निम्न गति का मंडल इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न गति का मंडल किसको कहते हैं। ठीक है, निम्न गति का मंडल किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एस्थेनोस्फेयर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, which of the following phenomena does not occur on earth? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। धरातल पर कौन सी घटनाएं घटित नहीं होती है? आपके पास विकल्प है वॉल्केनो, वेदरिंग, इरोजन और सुनामी। तो बताइए कौन सी घटनाएं धरातल पर नहीं घटित होती है या धरातल पर घटित नहीं होती है। सही आंसर है सुनामी। सुनामी जलीय भाग में होता है, समुद्र में होता है। और आपको बताए थे कि समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी भूकंप, समुद्र में आने वाले भूकंप से लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं और तटीय भाग में यह भारी तबाही मचाता है। तो सुनामी याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है सुनामी कौन सा शब्द से बना है, तो याद रखिएगा सुनामी जो है जापानी शब्द है। सुनामी जो है जापानी शब्द है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन भी हो, और जिसका अर्थ होता है बंदरगाह तरंग। बंदरगाह तरंग। तो शब्द को भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, 18 नंबर क्वेश्चन।
इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक्स ऑकर फ्रीक्वेंटली, विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। आपको बताना है कि किस भाग में प्रायः भूकंप आता रहता है। आपके पास विकल्प है ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो बताइए कि किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं, किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी एशिया। सही आंसर क्या होगा? पूर्वी एशिया। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप परिप्रशांत क्षेत्र में आता है। ठीक है, परिप्रशांत क्षेत्र, इसको अग्निवलय भी कहते हैं, अग्निवलय। इसके चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों को ही घटनाएं होती है। और आपको पता है जहां पे ज्वालामुखी आएगा वहां पे भूकंप अवश्य आएगा। तो याद रखिएगा 63% भूकंप जो है, 63% भूकंप परिप्रशांत क्षेत्र में आता है। विश्व का 63% भूकंप परिप्रशांत क्षेत्र में आता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि परिप्रशांत क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूकंप आता है विश्व का, या तो सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आता है, तो परिप्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ मेंटल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ मेंटल, मेंटल की गहराई लगभग कितनी है। 2400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। तो बताइए मेंटल की गहराई कितनी है। मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन, Seismic waves are measured by which of the following instruments? Seismic waves are measured by which of the following instrument? भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। आपके पास विकल्प है बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ और इर्गोग्राफ। तो बताइए भूकंपीय तरंग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो भूकंपीय तरंग का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। भूकंपीय तरंग का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो नेम्ड किलिमंजारो। ठीक है, इन विच कंट्री इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो नेम्ड किलिमंजारो। तो आपको बताना है कि किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है। आपके पास विकल्प है सिसिली, मैक्सिको, जापान और तंजानिया। तो बताइए किलिमंजारो कहाँ पे है, किस देश में मृत ज्वालामुखी को किलिमंजारो कहते हैं, या मृत ज्वालामुखी नामक जो मृत ज्वालामुखी है किलिमंजारो वो कहाँ है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है इसी को बदल कर। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है, तंजानिया। सही आंसर है इसका तंजानिया। ठीक है, सही आंसर तंजानिया। चलिए अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चन, द रिंग ऑफ फायर इज द वास्ट रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स ऑकर। आपको बताना है कि रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर का, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी आता है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का विशाल क्षेत्र है जहां कुल भूकंपों का कितना प्रतिशत आता है। अभी अभी आपको बता दिए थे 63% भूकंप आता है। ठीक है, विश्व का 63% भूकंप रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र में आता है, जिसको परिप्रशांत क्षेत्र या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल टुगेदर फॉर्म। पृथ्वी की परपटी और ऊपर मेंटल मिलकर बनता है।
आपको बताना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या बनता है। विकल्प है आपके पास लिथोस्फीयर स्थल मंडल, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप और क्रोड। तो इसका सही आंसर होगा लिथोस्फीयर स्थल मंडल। ठीक है, भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल को जो है भूपर्पट्टी और मेंटल को सम्मिलित रूप से लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। आपके पास विकल्प है वॉल्केनो, अर्थक्वेक, चक्रवात और अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो चलिए बताइए कि प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत जो है वो किसकी व्याख्या करता है। तो प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत भूकंप की व्याख्या करता है। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत जो है इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी भूकंप की उत्पत्ति की बात करता है, भूकंप की उत्पत्ति का वर्णन करता है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल है। ठीक है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ आर बेसाल्ट रॉक फाउंड। चलिए बताइए किस परत में बेसाल्ट पाया जाता है। सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। चलिए बताइए। आइए सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, सियाल, सीमा या निफे। तो सही आंसर होगा सीमा। सही आंसर है सीमा, याद रखिएगा, सही आंसर सीमा है। क्योंकि बेसाल्ट और ग्रेनाइट है ना, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों ही आग्नेय चट्टान है। दोनों क्या है, तो दोनों आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान। और ग्रेनाइट का निर्माण धरातल के नीचे होता है, याद रखिएगा, धरातल के नीचे। यदि ग्रेनाइट ऊपर सतह पर आ गया है, ठीक है, यदि ऊपरी सतह पर ग्रेनाइट आ गया है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा इसका ऊपरी परत जो है, ऊपर का परत का अपरदन हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब भी ग्रेनाइट बनेगा धरातल के नीचे बनता है और ग्रेनाइट के टूटने से लाल मिट्टी बनता है, लाल मिट्टी, याद रखिएगा। और झारखंड में सबसे ज्यादा चट्टान कौन सी है, ग्रेनाइट। इसीलिए 80 से 90% भाग पर झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जहां पे जल उपलब्ध होता है वहीं पे लाल मिट्टी जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वही पीली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाल और पीली मिट्टी झारखंड में ज्यादा है। इसके अलावा बेसाल्ट जो है वो दरारी उद्भेदन के कारण सतह पर आकर के जमता है। ठीक है, सतह पर आकर के जमता है, याद रखिएगा। ऊपरी भाग में इसका निर्माण होता है और बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा बेसाल्ट धरातल के नीचे मैग्मा के ऊपर आकर जमने से बनता है। ठीक है, तो ये है आपका बेसाल्ट। सही आंसर क्या होगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो सीमा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। और इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।